हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर 2024 का ये है और क्लास 12th के लिए है, आर्ट्स स्टूडेंट के लिए। तो देख लीजिए दोस्तों कि पिछले साल यानी कि 2024 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था जैक बोर्ड में। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आर्ट्स का, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया या फिर होम साइंस हो गया, ये सभी का क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो आप उसको भी जा करके देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आपका रिवीजन कहाँ तक है, कितना रिवीजन है और किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है, तो दोनों हम आपको दिखाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे, आप नोट कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर बताएंगे तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताएंगे। तो कृपया करके आप पेन पेपर लेकर के बैठिए ताकि उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बता देते हैं दोस्तों कि इस चैनल पर आपको कंपटीशन का जो भी क्वेश्चन पेपर है, CDS, NDA, SSC, ये सब का क्वेश्चन पेपर आपको, JPSC हो गया और JSSC हो गया, सभी का क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट और लाइक करके बताइएगा। तो देख लीजिए, ज्योग्राफी का ये फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2024 का। इसी तरह से जितने भी सब्जेक्ट का आप लोग का है वो सब का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी आपको करवाया जाएगा और ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए करवाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहिए। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट को ध्यान में रखा जाता है, उसके अनुसार नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, पार्ट ए में आपका MCQ क्वेश्चन है जो कि 1 से 25 तक टोटल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, ये इंग्लिश में और हिंदी में भी लाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर है, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो ये रहा 4 ऑप्शन और इसमें से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है, जिनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था याद रखिएगा। अब क्योंकि पूछ दिया है तो इनका जन्म पता करना ज़रूरी है। तो ये 30 अगस्त 1844 में इनका जन्म हुआ था। ये जर्मनी के हैं। इन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है, मानव भूगोल का जनक कहा जाता है इन्हें, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देख लीजिए। चलिए इसके बाद है आपका हिंदी में। तो ये रहा आपका हिंदी में क्वेश्चन। तो इसमें कह रखा है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को कहा जाता है अशोषित मृत्यु दर। तो अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिए। चलिए तो आपको हिंदी में दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। देखिए इसमें ये कह रखा है, विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो वो कृषि की जाती है गहन निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये सब आपको याद, आप ये सब के बारे में भी पता कर लीजिएगा। रोपण कृषि हो गया, फिर आपका व्यापारिक कृषि हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्या कह रखा है कि आपसे पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुपेरियर टाइप ऑफ कोयल। तो कोयला का सर्वोत्तम टाइप कौन सा इसमें से, वो आपसे ऑप्शन में पूछ रखा है। देखिए तो कोयला के टोटल 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं वो आपको हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है, एंथ्रोसाइट ए सही हो जाएगा। ये जो 4 टाइप है वो आपको हम बता देते हैं, लिख लीजिएगा इसको। तो पहला आप लिखिएगा पीट कोयला, दूसरा आप लिखिएगा लिग्नाइट, ठीक है, दूसरा लिग्नाइट कोयला लिख लें, तीसरा आपका है बिटुमेंस और चौथा है एंथ्रोसाइट। ये कोयला का ही टाइप है, लेकिन सर्वोत्तम कौन सा है, तो एंथ्रोसाइट का, ठीक है। हम लोग जो घरों में यूज करते हैं, जलाने में जो यूज करते हैं, वो जो कोयला है वो बिटुमेंस है, ठीक है, बिटुमेंस का यूज करते हैं और इसे मुलायम कोयला भी कहते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा, मुलायम, ठीक है। तो मुलायम कोयला भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, इसको देख लीजिए।
पंपस ग्रासलैंड इज फाउंड इन, तो कहाँ पर है पंपस, तो मतलब कि पंपस घास के मैदान पाए जाते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, और कुछ घास के नाम बताते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि डाउन्स घास का मैदान, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। डाउन्स घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, इसको आप लिख लीजिएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है घास का मैदान। और आपको बता देते हैं कि उत्तर अमेरिका, ये जो आपको दिख रहा है उत्तर अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका जो आपको दिख रहा है, ये घास के मैदान को, ये जो उत्तर अमेरिका में है, ठीक है, एक घास का मैदान का नाम है जिसका नाम आप लिख लीजिए, जिसका नाम है प्रेरिज घास का मैदान। इसे विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। इसे प्रेरिज घास के मैदान को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका में है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, आपका हो गया अगला क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। तो चलिए इसको आगे और बढ़ाते हैं, हिंदी में लाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित बी निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बी निर्माण की सबसे छोटी इकाई है कुटीर उद्योग। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रखा है, वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है। तो किसमें उत्पादन वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण नहीं होता है, तो ये रहा 4 ऑप्शन, ये आपका 4 ऑप्शन है। तो जो होता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा सही, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप में नहीं होता है, प्राथमिक ऐसा होता है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रखा है, पर्यटन उदाहरण है। तो पर्यटन जो उदाहरण है, ये तृतीयक क्रियाकलापों का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रखा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जोड़ता है। ठीक है, तो हम 4 ऑप्शन आपको दिखाते हैं। ये NH44 इसको भी कहते हैं, NH44। ठीक है, इसको NH44 भी कहते हैं। नेशनल, N4 हो गया नेशनल और H4 हो गया हाईवे। ठीक है, तो NH44 किस राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ती है, इसमें से जो ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, इसको जोड़ते हैं। और कुछ आपको NH का बताते हैं, ठीक है, जो जोड़ती है, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसका जो लंबाई है NH44 का जो लंबाई, ये भी आप लिख लीजिएगा, इसका 3745 किलोमीटर है, 3745 किलोमीटर है। और NH सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का। ठीक है, तो NH सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और जो सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 118 और NH 548। ठीक है, ये सबसे छोटी है। NH 118 तो झारखंड में है, ये इसको आप लिख लीजिएगा, ये झारखंड में है। और NH 548 ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो इसको उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट आपका है, और हाँ अब कुछ और NH का नाम बता देते हैं जो कि जोड़ती है, तो उसको भी आप लिख लीजिएगा। देखिए, तो उसको NH 19 जो है, NH 19, ये इसका जो लंबाई है वो 1435 किलोमीटर है, जो कि दिल्ली से कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ती है, दिल्ली से कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ती है। और NH 48 ये इसकी जो लंबाई है 2807 किलोमीटर है, दिल्ली से चेन्नई को जोड़ती है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, दिल्ली से चेन्नई। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वेज नहर जोड़ता है, स्वेज नहर जोड़ता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका
सी हो जाएगा सही। ठीक है, स्वेज नहर के बारे में और कुछ सुन लीजिए। तो स्वेज नहर की जो लंबाई है, स्वेज नहर की जो लंबाई है वो है 168 किलोमीटर है। ठीक है, और स्वेज नहर मिस्र देश में है। ये कहाँ पर है? मिस्र देश में है। ठीक है, और एक और नहर है जो कि पूछता है अक्सर एग्जाम में, पनामा नहर। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था, जो बना था 1914 में बना था। और स्वेज नहर जो बना था, स्वेज नहर तो नहीं बताया, स्वेज नहर जो बना था वो 1869 में बना था, इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और ये पनामा नहर का 1914 में, ठीक है, 1914 में निर्माण हुआ था। और ये किस देश में? तो पनामा ही देश में है, पनामा देश में। ठीक है, और ये किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है। ठीक है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? तो ऑप्शन नंबर बी 1998। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है? तो निम्न में से प्राचीन शहर तो इसे बनारस है। ठीक है, बनारस है, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए मार दीजिए पटना। ठीक है, इसका पुराना नाम है पाटलिपुत्र। ठीक है, पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र, जो कि बिहार की राजधानी है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए, चाय उत्पादक प्रदेश है, तो चाय कहाँ कहाँ पर बनता है? तो ये 4 ऑप्शन रहा, तो इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। इसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट आपका 14 है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, इसमें शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही। और भी यहाँ पर शुष्क कृषि भूमि की जाती है, कौन कौन से? तो उसको भी आप लिख लीजिएगा। इसके अंतर्गत जो खेती की जाती है वो जवार हो गया, जवार, रागी, अरहर, चना, मसूर। ठीक है, ये सब का भी खेती किया जाता है। ये सब का शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत खेती किया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मिट्टी में नमी का कमी हो जाता है। ठीक है, तो नमी की कमी होती है शुष्क भूमि में। तो उम्मीद है कि आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या कह रखा है। इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम जल संभर विकास परियोजना से संबंधित है? तो वो है आपका इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी सभी सही है। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। दोस्तों बताइएगा कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन पसंद है कि नहीं है, नहीं तो सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये है, भारत के किस राज्य में नोआमुड़ी तथा गुआ खदानें स्थित है? ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। खदान के बारे में पूछा है, तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, झारखंड। और आपको बता देते हैं कि नोआमुड़ी लौह अयस्क का खदान है। ठीक, किसका है? लौह अयस्क का ये खदान है। ठीक है, और और आपको बताते हैं कि भारत की पहली यूरेनियम खदान कहाँ पर है? तो जादूगोड़ा खदान। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा खदान है। ठीक है, यह खदान सिंहभूमि जिले के जादूगोड़ा के गांव में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है, हमारा डिस्प्ले छोटा होने की वजह से हम आपको उतना नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए अगर आपको सुनने में परेशानी हो तो कृपया करके वीडियो को पीछे करके आप लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है तो किससे? तो गैस पाइपलाइन से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए पहले, इंग्लिश में ये है। चलिए, तो इसके बाद आपका ये रहा हिंदी में। इसका जो सही ऑप्शन है, ठीक है, किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो वह है सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ की मदद से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। क्या बता सकते हैं कि इसके स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी
1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसका आधारशिला उस समय की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लीजिए, यहाँ पर कह रखा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। दक्षिण भारत, देखिए क्वेश्चन में साफ लिख दिया है दक्षिण भारत। ठीक है, नहीं तो मैनचेस्टर भारत के कई शहरों को कहा जाता है, लेकिन इसमें कह रखा है कि दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत का कहेगा तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कोयम्बटूर। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ कहता कि भारत का मैनचेस्टर कौन है, ठीक है, तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो कौन सा है, तो पहले आपको बता देते हैं दुनिया का मैनचेस्टर। तो दुनिया का मैनचेस्टर है इंग्लैंड। ठीक है, और भारत का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, अहमदाबाद ये भारत का मैनचेस्टर है। ठीक है, और लेकिन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें कह रखा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के पाए जाते हैं, सीढ़ीदार। ठीक है, तो सीढ़ीदार वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में खेती वगैरह की जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सबसे आसान सवाल, भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में अभी जो राज्य हैं वो है 28। ठीक है, पहले 29 था जो कि जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया। ठीक है, तो अब हो गया 29 था तो अब हो गया 28। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका है 22 क्वेश्चन नंबर। तो देख लीजिए 22, इसमें लिखा है विभिन्न आयु समूह में लोगों की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं, ये तो आपका डिफिनेशन है, सब याद रखना पड़ेगा, आयु संगठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो देख लीजिए 23, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ओपेक का जो मुख्यालय वो वियना में है। ठीक है, वियना में है, इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाएं तो नेक्स्ट आपका है 24। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन इसमें से गैर ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ठीक है, आप परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के 1-2 नाम कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत उसे कहते हैं जो कि जिनका भंडारण लिमिट है, जो एक न एक दिन समाप्त होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका है 25। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रखा है ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, और ये ऑप्शन आपका है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए सही, इनमें से सभी, क्योंकि इससे भी ध्वनि प्रदूषण होती है, उद्योग से भी होती है, लाउड स्पीकर से भी होती है। ठीक है, तो इससे मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव सवाल, और पार्ट बी आपको दिखाते हैं सब्जेक्टिव कि कैसे किस तरह का सवाल था। यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, कहिएगा तो इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लिखा है साक्षरता शब्द की परिभाषा दें। साक्षरता आपको बताना है, और ये भी बताएगा कि किस राज्य की साक्षरता दर अच्छी है। इस पर हम वीडियो बनाए हैं। ठीक है, उसको आप जा करके देखें। जनगणना से कंपटीशन में भी कंपटीशन एग्जाम में भी जनगणना से बहुत सारा सवाल आता है, तो उसको आप जा करके देखिएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 है ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है भूमध्य सागर की कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और 29 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। और 30 है किसी एक लोहा और इस्पात उद्योग का नाम बताइए। लोहा और इस्पात का नाम बताना है। राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं, जिसको कहते हैं NH नेशनल हाईवे। LPG का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। 33 है नगरीकरण से आप क्या समझते हैं। और मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखें। ठीक है, मानव भूगोल की 2 शाखाओं का नाम लिखना है। इसके बाद आ जाता है आपका 33 नंबर का 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। रेल परिवहन के 3 लाभ लिखें। रेल परिवहन के 3 लाभ क्या है, उम्मीद है कि आप लिख दीजिएगा। जल प्रदूषण के रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण उपायों के सुझाव दीजिए। ये जल प्रदूषण है, बिल्कुल 10th क्लास वाला है। इसके बाद भारत में विदेश व्यापार के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और 38 है
भारत में भौम जल संसाधनों पर एक टिप्पणी लिखें। और इसके बाद है 39 क्वेश्चन है, भारत में कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और 40 क्वेश्चन नंबर है, भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासियों के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारकों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रवास के किन्हीं 3 अपकर्ष कारकों का उल्लेख करें। और 42 क्वेश्चन नंबर है, मिश्रित कृषि के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। और सेक्शन सी 5 नंबर का है, 4 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। चलिए, इसके बाद भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें। ठीक है, जो कि आपको पंचवर्षीय योजना में भी मिल जाता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद है, भारत में नगरीय बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की चर्चा कीजिए। और 46 है, विश्व व्यापार में सुएज नहर के योगदान का मूल्यांकन करें। सुएज नहर से भी सवाल पूछा था और इसके कुछ पॉइंट भी आपको बताए थे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका है 47 है, हाल के वर्षों में ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार खतरनाक समस्या हो गया है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ध्वनि भी प्रदूषित करता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद है आपका नेक्स्ट है 48। तो 48 में कह रखा, प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाइए। प्रशांत महासागर को आपको ड्रॉ करना है, पाकिस्तान को, मॉस्को को, श्रीलंका को और राजस्थान को। ठीक है, तो 5 नंबर का ये सवाल है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप अपना सुझाव आप ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो से उसको सुधारा जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।